हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमन घोषाल स्वागत करता हूं आपका एडवांस कोचिंग करिकुलम। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम क्लास 9 के पॉलिनोमियल चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर है तो बहुत ही इजी, लेकिन बड़ा ही पेचीदा है और इस कारण से स्टूडेंट्स इसको बड़ा ही बोरिंग फील करते हैं इस चैप्टर को पढ़ने में। आज मैं आपको इस चैप्टर को इंटरेस्टिंग वे में समझाऊंगा ताकि आपको ये चैप्टर इजीली समझ में आ जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि ये चैप्टर मैं स्टार्ट करूं, आपको कुछ चीज़ों को समझना होगा। बेसिकली आज की क्लास में हम लोग इस चैप्टर के बेसिक्स को समझेंगे, ताकि आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट जो लेवल होगा वो समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? जैसे कुछ भी, कोई भी नंबर 2, 3, 4, 7 एनीथिंग। ठीक है, उसके बाद क्या है? वेरिएबल्स। कांस्टेंट बेसिकली मतलब होता है जो कांस्टेंट होता है, जिसका वैल्यू एकदम फिक्स रहेगा हमेशा। ठीक है, वेरिएबल्स के लिए हम लोग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे x, y, z। अल्फ़ाबेटिकली कुछ भी नंबर यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, और इनको वेरिएबल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो वैल्यू है वो वेरी करता है। हम लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग यहाँ पे वैल्यूज़ डाल सकते हैं। ठीक है, कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल्स हो गया। अब इन कांस्टेंट और वेरिएबल्स को यूज़ करके हम लोग क्या बना सकते हैं? टर्म्स। ठीक है, टर्म्स जैसे 5x, 2y, 3z, एनीथिंग इट कैन बी। ठीक है, तो हमने बेसिक अभी देख लिया कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, टर्म्स क्या होता है। ठीक है, अभी इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार। अभी इन टर्म्स को यूज करके हम लोग क्या बना सकते हैं? पॉलिनोमियल्स। ओके, पॉलिनोमियल्स को जैसे कुछ भी आप मान लो, जैसे 5x प्लस 3y। ठीक है, फिर 7x स्क्वायर प्लस 4। मतलब कुछ भी हम ले सकते हैं। पॉलिनोमियल्स बेसिकली क्या होता है आपका? इन टर्म्स को मिलाकर जब कोई एक्सप्रेशन बनाता है उसको पॉलिनोमियल कहा जाता है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स भी हम लोग फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स यूज्ड इन द एक्सप्रेशन। ठीक है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। Polynomials on the basis of degree and on the basis of terms। ठीक है, दो क्लासिफिकेशन है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम लोग देखते हैं पहले। डिग्री के ऊपर बेस करके आपका सबसे पहला वाला जो होता है वो है आपका कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट का एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे 7। ठीक है, 7 को हम लोग 7x पावर 0 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1 एंड 7 into 1 is 7।
मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो वेरिएबल होता है उसका पावर होता है 0, ठीक है। उसके बाद आता है आपका हाँ पोलिनोमियल, ठीक है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 7x 2y, ठीक है। कुछ भी टर्म ले सकते हैं हम लोग जिसमें आपका मैक्सिमम जो पावर होगा वेरिएबल का वो होगा 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका पोलिनोमियल। पोलिनोमियल के बाद आता है आपका क्वाड्रेटिक। इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5x स्क्वायर माइनस 2y एनीथिंग, ठीक है। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें मैक्सिमम जो पावर होगा वो होगा आपका 2, ठीक है। अब इसके बाद आएगा आपका क्यूबिक, ठीक है। इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 6y क्यूब माइनस 4x प्लस 7, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम लोग पोलिनोमियल को क्लासिफाई कर सकते हैं, कांस्टेंट, 7 पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ठीक है। इन तरीके से हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। अब हम अगर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स देखें तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर देखें तो सबसे पहले आता है आपका मोनोमियल, ठीक है। मोनोमियल मतलब बेसिकली आपका जिसमें सिर्फ एक टर्म है, ठीक है। जैसे आप ले लो 2x 4y, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद है आपका बाइनोमियल। बाइनोमियल में बेसिकली आपके 2 टर्म्स होते हैं, ठीक। जैसे आपके 4y प्लस z, एनीथिंग इट कैन बी। बाइनोमियल के बाद आता है आपका ट्राइनोमियल। जैसे इसमें 3 टर्म्स होंगे, जैसे 7y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर बेस करके हम लोग पोलिनोमियल को 3 पार्ट्स में ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और उसके ऊपर जितने भी आएंगे वो सारे पोलिनोमियल्स में ही पकड़े जाते हैं। ओके, ये भी हो गया हमारा। ओके, अब मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूं, जैसे 4x स्क्वायर प्लस 2। हाँ, अभी हम लोग सीखेंगे जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। अभी मैं अगर पूछूं कि इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या है, आप बता सकोगे? नहीं। कोई पोलिनोमियल की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को कोई एक पॉइंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको ये 4x स्क्वायर प्लस 2 है ना, अगर मैं आपको बता दूं कि 4x इक्वल्स टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल 4x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, तब आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे 4x, x के बदले हम लोग ले लेते हैं 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4, 4 इंटू 4 प्लस 2, ये हो गया आपका 16 प्लस 2 इक्वल्स टू 18, ठीक है। तो अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई है 18। मतलब बेसिकली आपको कोई भी पोलिनोमियल की अगर वैल्यू निकालनी हो तो आपको उस
पोलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसका एक पॉइंट आपको दिया जाना पड़ेगा, तभी आप उसकी वैल्यूज निकाल सकोगे। ठीक है, ये हो गया वैल्यूज। अब है जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, अभी है जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब है ये एक वो वैल्यू वेरिएबल का जिसको हम लोग एक पोलिनोमियल में अगर डालें तो उसको सॉल्व करने के बाद जो फाइनल आंसर होगा वो हो गया 0। ठीक है, जैसे मैं अगर आपको 4x माइनस 8 दूं, ये एक पोलिनोमियल दे रहा हूं मैं आपको, तो अगर इस क्वेश्चन में बोला जाए कि फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल 4x माइनस 8, ठीक है, तो आप इसका जीरो कैसे निकालोगे? सिंपली आप इस पोलिनोमियल के सामने 0 लिख दो, ठीक है, और इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालना। जैसे आप 4x माइनस 8 इक्वल्स टू 0 है, तो 4x इक्वल्स टू 8 और x इक्वल्स टू 8/4, ये सॉल्व किया तो 2 आ गया। ठीक है, दैट मीन्स अगर मैं इस पोलिनोमियल में x की वैल्यू 2 डाल दूं तो हमें आंसर जो है वो 0 मिलेगा। चलिए डाल के देख लेते हैं। 4 इंटू 2 माइनस 8, तो 4 टू ज़ 8 माइनस 8 आपका आ गया यहाँ पे 0। ठीक है, तो बेसिकली 0 का मतलब ये होता है उस पोलिनोमियल में आप x की जो वैल्यूज़ डालोगे उस वैल्यू के लिए वो पोलिनोमियल को सॉल्व करने के बाद आपको आंसर 0 आना है। ये हो गया आपका न्यूमेरिकली 0 का क्या मतलब होता है। अब इसको हम लोग ग्राफिकली भी देख लेते हैं। ठीक है, ग्राफ में 0 का मतलब क्या होता है। ग्राफ में जैसे मैं सपोज आपको एक वही वाला ले लेते हैं 4x माइनस 8, ठीक है, इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी मैं इसके लिए अगर एक चार्ट बना लूँ, ठीक है, और इस चार्ट में अगर मैं इस वैल्यू को पुट कर दूँ तो x के लिए मैंने 2 अगर लेता हूँ तो हम लोग का आंसर आएगा 0। ठीक है, तो आपका 2 लेने से अगर मैं लिख लूँ कि y इक्वल्स टू 4x माइनस 8 है ना, तो अभी x की वैल्यू अगर मैं 2 डालता हूँ तो y का वैल्यू आता है आपका 0। अगर x की वैल्यू मैं 4 डाल लूँ तो 4 इंटू 4 माइनस 8, ये आएगा आपका 16 माइनस 8 विच इज़ 8 है ना। तो अगर मैं 4 डालूँगा तो y की वैल्यू क्या आएगी? 8। ठीक है, अभी इसको अगर हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो 2,0 आपका होगा यहाँ पे, ठीक है, और 4,8, ये 4,8 लगभग आपका यहाँ पे। तो इसको अगर हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये आपका ऐसे जाएगा। तो सिंपली आप ये मान लो कि 0 के लिए मतलब जहाँ पे 0 वैल्यू आता है उसी पे वो लाइन एक्स एक्सिस को काटती है। ग्राफिकली अगर हम लोग देखें तो इस एक्सप्रेशन में x की सिर्फ एक ही वैल्यू है जिसके लिए इसमें आंसर आपको 0 मिलेगा। तो इससे ये पता चलता है कि जब डिग्री आपकी 1 हो तो उसका एक ही 0 निकलेगा। डिग्री अगर 2 होती है तो उसका वैल्यू 2 निकलेगा। डिग्री अगर 3 होती है तो उसका जो ज़ीरोज़ है वो 3 निकलेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि 3 ही निकले, लेकिन मैक्सिमम 3 निकलेगा, उससे कम भी निकल सकते हैं। ठीक है, और जितने ज़ीरोज़ होंगे उतने बार वो
आपका लाइन एक्स एक्सिस को काटेगा, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको दूसरा ग्राफ दे दूं, इस ग्राफ को हटा के 1 मिनट, अगर मैं आपको ये ग्राफ दे दूं और पूछूं इस ग्राफ को देखकर आपको बताना है कि इसमें कितने जीरोज हैं, तो सिंपली आप देखो कि ये लाइन एक्स एक्सिस को कितने बार काट रही है, 2 बार काट रही है, तो 2 जीरोज हैं। सिंपली ग्राफिकली इसका ये मतलब होता है, ठीक है। अगर मैं आपको ये वाला ग्राफ दे दूं, ठीक है, तो इसको देखकर आप क्या बोलोगे, इसके कितने जीरोज हैं, 3 जीरोज है। कैसे, 1 2 3, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि जितने जीरोज होंगे उतने ही बार ये एक्स एक्सिस को काटेगा। इसका सिंपली यही मतलब है, ठीक है। तो जीरोज भी हमने देख लिया, अब हम देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम हमें ये बताता है कि अगर हम लोगों ने कोई एक पॉलिनोमियल लिया जैसे x, ठीक है, और अगर इसे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं x माइनस a से, तो PA जो है ये आपका होगा रिमाइंडर, ठीक है। PA होगा आपका रिमाइंडर। और अगर इसको मतलब सिंपली अगर आप देखो तो अगर आप कोई भी एक्सप्रेशन में जैसे 4x माइनस 5, ठीक है, अब इसमें अगर आप x माइनस 1 से डिवाइड करो इस पोलिनोमियल को, ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या बनता है, x इक्वल्स टू 1। मतलब आप इस एक्सप्रेशन में अगर x का वैल्यू 1 डालते हो, ठीक है, तो आपको आंसर क्या मिल रहा है, 4 1 जब 4 माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस 1। दैट मीन्स इसका जो रिमाइंडर है वो है माइनस 1, ठीक है। मतलब रिमाइंडर थ्योरम वो तरीका है जिससे आपको पता चलता है कि कोई एक पोलिनोमियल को हम लोग जब दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर क्या आता है, ठीक है। मतलब ये रिमाइंडर ही है जिसके कारण से वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है। तो वो तरीका जिससे आप पता कर सको कि रिमाइंडर क्या है, ठीक है, वो तरीका हो गया आपका रिमाइंडर थ्योरम। सिंपली इतना ही है। और जब हम लोग इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो आप सम्स के थ्रू आपको और क्लियरिटी आ जाएगी, वो आप मेरे पे छोड़ दो, ठीक है। ये हो गया आपका रिमाइंडर थ्योरम। उसके बाद जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया आपका, वैल्यू भी हो गया, रिमाइंडर भी हो गया। अब बचता है हम लोग का फैक्टर थ्योरम, ठीक है। फैक्टर थ्योरम, ठीक है। अब ये फैक्टर थ्योरम क्या है? फैक्टर थ्योरम का मतलब ये है कि आपको जो भी पॉलिनोमियल दिया जाएगा उसके सारे फैक्टर्स निकालने हैं सॉल्व करके। सिंपल भाषा में ये उसको सॉल्व करके आपको उसके फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको दे दूं 5x माइनस 10, ठीक है, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? सिंपली आप 5 कॉमन ले लो तो इधर बचता है x माइनस 2, ठीक है। तो ये जो 2 है ये है इसके फैक्टर्स, ठीक है। ये तो हो गया आपका अगर लीनियर पॉलिनोमियल रहा तो, ठीक है। लेकिन आपका अगर क्वाड्रेटिक रहा, ट्रिग्नोमेट्रिक रहा, तो उसमें हम लोग कैसे कर सकते हैं, कैसे फैक्टर्स निकाल सकते हैं? तो उधर फैक्टर्स निकालने के लिए आपको 2-3 तरीके हैं, ठीक है। बाय ट्रायल एंड एरर मेथड आपने x की कुछ वैल्यूज़ ले ली, ठीक है, उससे आपने एक ऐसा x का वैल्यू मिल गया आपको जिससे आपको पता चल रहा हो कि इसका 0 क्या है, तो वो उसके बाद आप इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूँ।
एक तो हो गया आपका ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है। इसके बाद दूसरा है आपका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड में बेसिकली हम लोग एक एक्सप्रेशन होता है, उसमें बेसिकली 3 टर्म्स होते हैं, तो हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन इजीली उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करना होता है, हम लोग को मिडिल वाले जो टर्म होते हैं उसको ब्रेक करके, स्प्लिट करके, उसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन या फिर स्प्लिट मेथड भी कहा जाता है। उसको स्प्लिट करके हम लोग उसके 2 अलग अलग फैक्टर्स निकाल लेते हैं, फिर कॉमन करके जो फैक्टर्स निकलना है वो निकल जाता है, ठीक है। इसके सम्स हम लोग करके देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और तीसरा मेथड है आपका आइडेंटिटी मेथड। आइडेंटिटी मेथड में हम लोग बेसिकली बहुत सारे आइडेंटिटीज अप्लाई करते हैं, ठीक है। वही आइडेंटिटी जो आपने अपने क्लास 7-8 में सीखे थे। मैं लिख के बता देता हूँ आप लोग को। जैसे आपका a प्लस बी होल स्क्वायर हो गया, a माइनस बी होल स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, a प्लस बी होल क्यूब हो गया, a माइनस बी होल क्यूब हो गया, है ना। फिर आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया। ऐसे बहुत से आइडेंटिटीज है जिसको आप अप्लाई करके फैक्टर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने जो देखा ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था, फाउंडेशन था, ठीक है। अब हम लोगों की बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग इन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके चैप्टर्स को सॉल्व करेंगे, तो हम लोग की कॉन्सेप्ट जो है बेहतरीन कॉन्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए हम इसको यही एंड करते हैं। आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से क्लियर कर लेना, तो आपको चैप्टर सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए हम इसको यही एंड करते हैं। थैंक यू।